कन्वेक्स लेंस लफ्ज इस्तेमाल करने के अलावा वो इनमें से कोई इंफॉर्मेशन न दे, तब भी आपने क्या लिखना होगा, P पॉजिटिव लेना होगा। आज का हमारा टॉपिक है इमेज लोकेशन बाय लेंस फार्मूला। एक्चुअली यही टॉपिक इमेज लोकेशन बाय मिरर फार्मूला जैसा ही है, यानी जिस तरह हमने मिरर फार्मूला यूज़ करते हुए इमेज की लोकेशन को आइडेंटिफाई किया और इसमें ये चेक करना चाह रहे हैं कि बनने वाली इमेज की नेचर कैसी होगी। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि हमें ये मेथड अडॉप्ट क्यों करना पड़े। इमेज लोकेशन के लिए दो मेथड होते हैं, पहला होता है रे डायग्राम मेथड और दूसरा होता है फार्मूला मेथड। रे डायग्राम मेथड का ड्रॉबैक क्या है? उसका ड्रॉबैक ये है कि उसके अंदर इमेज फॉर्मेशन में मिस्टेक आ सकती है, लाइन सीधी नहीं हो सकती, या फिर हम उनके दरमियान जो डिस्टेंस f 2f ले रहे होते हैं वो चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। इस तरह की कोई भी इसके अंदर मिस्टेक आ सकती है। जबकि फार्मूला मेथड हमारे लिए एक क्लियर कट मेथड है, इसमें मैथमेटिकली अप्रोच करके हम नेचर ऑफ इमेज ऑब्जर्व करेंगे। वहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है मिस्टेक हो जाए कि लाइन अगर थोड़ी सी बड़ी हो गई तो इमेज का साइज़ मतलूबा साइज़ से बड़ा हो जाएगा। अगर लाइन जहां मीट कर रही है तीनों रेज, वो अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जैक्ट लोकेशन पे मीट ना करें तो मुमकिन है बनने वाली इमेज का साइज एक्चुअल से छोटा हो जाए। ये उसके लिए ड्रॉबैक है। जबकि हम अब एक ऐसे मेथड की तरफ मूव कर रहे हैं जिसकी नेचर को बगैर किसी ड्रॉबैक के हम कैलकुलेट कर सकें, और बगैर किसी ड्रॉबैक की कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक मेथड है। वो क्या है? आप मैथमेटिकली उससे डील करें। तो ये हमारे पास लेंस फार्मूला मेथड ऐसा मेथड है जो मैथमेटिकली इमेज की नेचर को बता के देता है कि बनने वाली इमेज रियल है या विर्चुअल, बनने वाली इमेज इन्वर्टेड है या इरेक्ट, बनने वाली इमेज बियॉन्ड 2f होगी या बिटवीन 2f होगी या एट 2f होगी। ये तमाम तर चीज़ें कौन बताएगा? लेंस फार्मूला ही बताएगा इसके नेचर के मुतालिक। और सबसे बेस्ट या सबसे ज़्यादा एडवांटेज इस मेथड का क्या है कि इसमें गलती का चांस नहीं हो सकता। एक सूरत में इसका चांस है गलती का कि आप कैलकुलेशन गलत करें। अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो इसकी हर हाल में जो जवाब आएगा वो करेक्ट नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और वो नेचर उसकी ठीक होगी। तो इट्स मीन इन दोनों मेथड में से रे डायग्राम मेथड और लेंस फार्मूला मेथड में से जो ये मेथड है ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है और इसी को ही हम न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इस मेथड की तरफ आते हैं। ये मेथड होता क्या है, इसको समझने के लिए हम अगेन वहीं सेम कोई एक लेंस ले लेते हैं और लेंस लेने के बाद उससे इमेज फॉर्मेशन ऑब्जर्व कर लेते हैं। सपोज वी हैव कन्वेक्स लेंस एंड दिस इज अपर्चर, और यहाँ हमने ड्रॉ कर दिया है प्रिंसिपल एक्सिस और ये हमारे पास सेंट्रल पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर। फर्ज कर लिया कि ये हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हमने इमेज को ऑब्जर्व करना है। अब इमेज को ऑब्जर्व करने के लिए कितनी रेज बनानी थी? 3। पहली रे प्रिंसिपल रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाके लेंस में से रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ से गुजरेगी? प्रिंसिपल फोकस में से गुजर जाएगी। ये प्रिंसिपल फोकस में गुजर गई, जहाँ से गुजरी ये पॉइंट क्या है? प्रिंसिपल फोकस। दूसरी रे हमने ली जिसका नाम है स्ट्रेट रे, जो कि बिल्कुल सीधी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर में से गुजर के वो आगे कहीं जाके इस रे को टच कर रही होगी। और थर्ड रे हमने क्या पढ़ी कि वो रे जो प्रिंसिपल फोकस में से पास हो और उसके बाद लेंस से जाके टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी और इसका क्या नाम रखा हुआ था? ऑब्लिक रे। ठीक है। और जहाँ ये 3 रेज मिल रही थी उस जगह पर क्या थी? इमेज बनी थी। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर यही तीनों रेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मिलेंगी तो इसको हम कहेंगे इन्वर्टेड है, और अगर इससे ऊपर मिलेंगी तो इरेक्ट होगा। अच्छा, अब लेंस से इमेज तक का डिस्टेंस इसको रिप्रेजेंट करते हैं Q से। लेंस से इमेज तक का डिस्टेंस Q से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट से लेंस तक का डिस्टेंस P से जाहिर करते हैं। जबकि आप पढ़ चुके हैं कि लेंस से प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ होता है।
तो हमने मिरर फार्मूला भी इन्हीं तीनों पैरामीटर के दरमियान बनाया था और लेंस फार्मूला भी इन्हीं तीनों पैरामीटर के दरमियान बनाएंगे। और ये पैरामीटर क्या है कि द डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट to lens is represented by P. Distance from image to lens is represented by Q. Distance from principal focus to lens is represented by focal length, जिसको हम F कहते हैं। It's mean ये जो हमारा लेंस फार्मूला है ये भी सेम मिरर फार्मूले जैसा है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इस फार्मूले का प्रूफ आपकी बुक में नहीं है। BSc में ऑप्टिक्स की जब आप बुक पढ़ेंगे फिजिक्स में तो वहाँ ये इसका प्रूफ मुकम्मल तौर पर आप देख लेंगे। अभी फिलहाल हमारी बुक में डायरेक्ट फार्मूला लिखा हुआ है, इसका प्रूफ नहीं है, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट फार्मूला लिख के इसके अंदर यूज होने वाले तमाम पैरामीटर को ऑब्जर्व करने हैं। ये एफ क्या है, फोकल लेंथ, P ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, Q इमेज डिस्टेंस हो गया। ये हमारे पास फार्मूला हो गया। अब एक MCQ आती है कि लेंस फार्मूला इज वैलिड फॉर, किसके लिए वैलिड होगा, फॉर कनकेव एंड कन्वेक्स बोथ, दोनों के लिए वैलिड होगा, कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। जिस तरह यही फार्मूला कनकेव और कन्वेक्स मिरर के लिए वैलिड था, सेम इसी तरह यही फार्मूला किसके लिए वैलिड होगा, कनकेव और कन्वेक्स लेंस के लिए। अच्छा, अब इसकी हम देख रहे हैं साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस के जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें कौन कौन सी साइन कन्वेंशंस माइंड में रखनी है और इससे रिलेटेड जब MCQ आएंगे तो किस तरह से MCQ आएंगे। सबसे पहली चीज़ कि हम पहले नंबर पे साइन कन्वेंशन देख रहे हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P से मुतालिक। पहले नंबर पे साइन कन्वेंशन किसके लिए है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी P के मुतालिक। अगर वो आपको ये कहे न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट में कि ऑब्जेक्ट को हमने लेंस की लेफ्ट साइड, ये अगर देखें लेंस की ये वाली कौन सी है, राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, अगर न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ हो कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ लेंस, तब आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के बारे क्या कहें, object is on left side, then we will take P as a positive parameter। और अगर वो ये कहे कि ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा हुआ है, इसकी राइट साइड पर, if object is placed on the right side of lens then we will take it as negative। ये हो गया किसके लिए, P के लिए। उसके बाद अब बात कर रहे हैं जी Q यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए, इमेज डिस्टेंस के लिए, इमेज डिस्टेंस के लिए भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर वो आपको ये कहे कि हमारे पास एक लेंस है, उस लेंस में बनने वाली इमेज राइट साइड पे बन रही है, दो लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन से, पहले नंबर पे वो कहेगा आपको कि इमेज इज़ ऑन राइट साइड, या एक और लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करेगा, इमेज रियल, या एक और लफ्ज़ क्या इस्तेमाल कर सकता है, इन फ्रंट, क्या इस्तेमाल कर सकता है, इन फ्रंट ऑफ लेंस। ये तीन लफ्ज में अगर इस्तेमाल करें तब आपने Q की वैल्यू क्या लेनी होगी, पॉजिटिव लेनी होगी। और अगर वो आपको कहे कि लेंस से बनने वाला इमेज लेफ्ट साइड पर है, या बनने वाला इमेज वर्चुअल है, या बनने वाला इमेज बिहाइंड है, तो लेफ्ट साइड या बिहाइंड, या फिर क्या कहा है जी, विर्चुअल, इन सारे केस में आपने Q की वैल्यू क्या लेनी होगी, नेगेटिव लेनी होगी। ये कन्वेंशंस आपने न्यूमेरिकल के लिए याद रखनी है, और यही कन्वेंशंस एज एन MCQ भी आपसे पूछी जा सकती हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि राइट साइन कन्वेंशंस फॉर लेंसेज, तो आपने उसी को अपने लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करना होगा। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फोकल लेंथ। फोकल लेंथ भी सेम उस तरह है, F और Q के लिए सेम चीज़ें हैं। F और Q के लिए क्या होगा, अगर राइट, रियल या इन फ्रंट कहेंगे तो F भी पॉजिटिव लेंगे और Q भी पॉजिटिव लेंगे। अगर उसके लिए वो कहें कि इमेज कहाँ है, लेफ्ट पर, या बिहाइंड द लेंस है, या वर्चुअल इमेज है, तो F भी नेगेटिव लेंगे और Q भी नेगेटिव लेंगे। तो ये हो गई हमारे पास साइन कन्वेंशन। अब इससे हम आगे चलते हैं।
एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं ताकि हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आसानी हो जाए। और ये फ्लो चार्ट तकरीबन वैसा ही है जो हमने मिरर से मुतालिक पढ़ा था। अब उस फ्लो चार्ट में मैंने आपको मिरर्स लिख के दिए थे, यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, लेंसेज। तो ये दो किस्म के हमारे पास लेंसेज होते हैं, एक है हमारे पास कन्वेक्स लेंस और दूसरा है कनकेव लेंस। अगर आपको प्रीवियस फ्लो चार्ट याद है तो मैंने प्रीवियस फ्लो चार्ट में यहाँ पर कनकेव मिरर यूज लिखा था और यहाँ लिखा था कन्वेक्स मिरर। अब सिर्फ एक लफ्ज़ के इंटरचेंज कर रहा हूँ कि कन्वेक्स को इधर शिफ्ट कर दिया है और कनकेव को उधर, बाकी नीचे बिल्कुल सारी वही चीज़ें आएंगी। अब हम पढ़ चुके हैं कि कन्वेक्स से टोटल 5 केस में से 3 केसेस में से कौन सा इमेज बनता है, इमेज रियल बनता है। और इमेज कैसा होता है, इन्वर्टेड इमेज बनता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, एक केस आखिरी जो था उससे बनने वाला इमेज कैसा होता है, वर्चुअल। और उसके बाद क्या था, इरेक्ट। जबकि इस केस में बनने वाला इमेज इन फ्रंट होता है। तो यहां पर अगर इन फ्रंट आ जाए लफ्ज़, और जबकि इस केस में कहां बनता है, पीछे, बिहाइंड। तो इन बातों को, इन लफ्ज़ों को आपने मेमोराइज कर लेना है। अब वो न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट में ये लिखे कि हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, उससे बनने वाली इमेज रियल है, या वो कन्वेक्स लेंस लफ्ज़ यूज़ करके ये कहे कि बनने वाली इमेज इन्वर्टेड है, या वो कन्वेक्स लेंस टर्म यूज़ करके कहे कि बनने वाली इमेज इन फ्रंट है। इन तीनों लफ्ज़ों में से कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर ले तो आपने ये कन्वेंशन इस्तेमाल करनी है। पी आपने हमेशा पॉजिटिव लेना है, क्यू भी यहाँ पॉजिटिव लेना है, और एफ भी पॉजिटिव लेना है। ये कन्वेंशन आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक हो गया। अगर वो कहे कि एक कन्वेक्स लेंस है, अब उसमें बनने वाली इमेज के लिए वो कहे कि इमेज वर्चुअल है, या वो इमेज इरेक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर ले, या इमेज बिहाइंड द लेंस इस्तेमाल कर ले, इन तीनों में से कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा तब पी को पॉजिटिव लेंगे, बाकी सारी चीज़ें क्या करेंगे आप, नेगेटिव लेंगे। क्यू भी नेगेटिव लेंगे और एफ भी नेगेटिव लेंगे। ठीक हो गया, ये बात याद रखें, क्योंकि हमारी बुक में जितने भी एग्जाम्पल हैं और जितने भी न्यूमेरिकल दिए गए हैं, कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है जिसमें उसने कहा हो कि ऑब्जेक्ट को हमने लेंस की राइट साइड पर रखा है। सब के अंदर कहाँ रखा हुआ है, लेफ्ट साइड, और लेफ्ट के लिए हमेशा पी क्या लेते होते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो इट्स मीन यहाँ इन कन्वेंशंस के अंदर हर एक जगह पर मैं पी पॉजिटिव ही लूँगा, नेगेटिव मैंने लेना नहीं है। उसके बाद इसकी बात करें कनकेव की, तो कनकेव के लिए बात करें तो कनकेव के लिए अंडरस्टूड है कि इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है, वर्चुअल होती है। अच्छा, अगर वो न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट में कहेगा ना कि हमारे पास एक कनकेव लेंस है, अब कनकेव लेंस के बाद वो वर्चुअल, इरेक्ट, बिहाइंड कहे या ना कहे, अंडरस्टूड है कि कनकेव से बनने वाले इमेज कैसे होते हैं, वर्चुअल होते हैं। तो अगर कह दे तो ठीक है, नहीं भी कहेगा तो आपके माइंड में होना चाहिए कि कनकेव से बनने वाला इमेज हमेशा क्या होता है, वर्चुअल, इरेक्ट और बिहाइंड द ऑब्जेक्ट या बिहाइंड द लेंस। तो इसमें भी वही वाले पैरामीटर होंगे जो कि इस सेकंड वाले केस में थे, P पॉजिटिव, उसके बाद Q नेगेटिव और F भी नेगेटिव। एक लास्ट केस है, कुछ जगहों पे वो ऐसा न्यूमेरिकल भी दे सकता है जहां वो ये कहेगा कि एक हमारे पास कन्वेक्स लेंस है। अब उस कन्वेक्स लेंस में वो ये नहीं बताएगा कि इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, इन फ्रंट है, कुछ भी नहीं बताएगा। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप जब वो ये लफ्ज़ कन्वेक्स इस्तेमाल कर लेना, फिर उसके लिए आप देखेंगे कि कन्वेक्स के केस में 5 केसेस में से 3 केसेस में कौन सी इमेज बनती है, रियल, एक में वर्चुअल बनती है। तो फिर आप प्रेफर किसको देंगे, प्रेफरेंस रियल वाले को। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन ना दे, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस लफ्ज़ इस्तेमाल करने के अलावा वो इनमें से कोई इंफॉर्मेशन न दे, तब भी आपने क्या लिखना होगा, P पॉजिटिव लेना होगा, Q पॉजिटिव लेना होगा और F भी पॉजिटिव लेना होगा। हमारे जो पहले एग्जाम्पल अभी हम करने वाले हैं, एग्जाम्पल नंबर 12.5, वो पहले एग्जाम्पल भी सेम इस तरह है, कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करता है और उसके बारे में उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, रियल, इन्वर्टेड, इन फ्रंट। तो फिर अगर नो इन्फॉर्मेशन हो फिर क्या करना होगा, P पॉजिटिव, Q भी पॉजिटिव और F भी पॉजिटिव लेना होगा। ये 4 मेथड मैंने बताए हैं इन न्यूमेरिकल
न्यूमेरिकल्स को हल करने के लिए। अच्छा, अब इन न्यूमेरिकल को हल करने के लिए फार्मूला कौन कौन से यूज़ होंगे? पहला फार्मूला तो ये होगा 1/f = 1/p + 1/q। अच्छा, एक और फार्मूला आपने पढ़ा था, याद है, पावर वाला, p = 1/f। इसी तरह एक और फार्मूला हमने पावर के साथ पढ़ा था मैग्निफिकेशन का, m = q/p या m = hi/ho, या तीसरा फार्मूला था θi/θo। ज़्यादातर केसेस में न्यूमेरिकल में या तो फार्मूला यूज़ होगा m = q/p या m = hi/ho, जबकि सिंपल माइक्रोस्कोप वाला टॉपिक सॉल्व करते हुए हमें m = θi/θo वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा उसमें। बहरहाल अभी आपको ये तीनों फार्मूला ही माइंड में रखने हैं। अब हम चल रहे हैं न्यूमेरिक एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 12.5 एंड 12.6। Example number 12.5 and example number 12.6, दो एग्जाम्पल हम सॉल्व कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 12.5 के अंदर वो कहता है कि हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है और उस कन्वेक्स लेंस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। अ पर्सन 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा। एक कैमरा के आगे एक आदमी ठहरा हुआ है और उस आदमी की जो हाइट है, अब आदमी की हाइट को किससे ज़ाहिर करते हैं? HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो है 1.7 मीटर। और वो कहना चाह रहे हैं कि वो आदमी उस लेंस से दूर ठहरा हुआ है। कितना दूर ठहरा हुआ है? 2.5 मीटर, उससे 2.5। तो ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? P की, P = 2.5 मीटर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 1.7 मीटर। यूँ समझ लें कि ये एक कन्वेक्स लेंस या कैमरे का लेंस है। कैमरे में एक्चुअली कन्वेक्स लेंस ही होते हैं। उस लेंस के आगे उसने कहा है कि ये जो आदमी है, इस आदमी की हाइट 1.7 मीटर है और ये जो हमारे पास P है ये 2.5 मीटर है। अब नेक्स्ट क्या करता है? कैमरा यूजेज अ कन्वेक्स लेंस हुज फोकल लेंथ इज 0.05 मीटर। अब क्या इंफॉर्मेशन दी कि कैमरा के अंदर कौन सा लेंस यूज हो रहा है? कन्वेक्स लेंस यूज हो रहा है और उस कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ उसने दिया वो कितनी है? 0.05 मीटर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? फाइंड द इमेज डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड फिल्म एंड डिटरमाइन वेदर द इमेज इज रियल और वर्चुअल। यानी हमने इमेज डिस्टेंस यानी Q कैलकुलेट करना है और ये भी बताना है कि वो जो इमेज है उसकी नेचर कैसी है। आइदर इट इज रियल और वर्चुअल, इट इज इन्वर्टेड और इरेक्ट, ये भी आप कह सकते हैं। बहरहाल इसके अंदर नेचर में हमने ये चेक करना होगा कि इससे बनने वाली इमेज कैसी है, रियल है या वर्चुअल। अब मुझे बताएं क्या इस पूरे उसके अंदर उसने ये लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है कि बनने वाली इमेज रियल, इन्वर्टेड या वर्चुअल? कहा है उसने? नहीं कहा। इसका मतलब जब कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, जस्ट कन्वेक्स लेंस की बात की जाए और कोई इन्फॉर्मेशन ना दे, तब क्या करना होगा? सारे पैरामीटर पॉजिटिव लेने हैं। तो मैंने P को भी पॉजिटिव ले लिया और F को भी पॉजिटिव ले लिया। अब पहले नंबर पर Q कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फार्मूला आ गया 1/F विच इज इक्वल टू 1/P + 1/Q। अब वैल्यूज पुट करें। Q को कैलकुलेट करना है पहले, तो 1/F - 1/P विच इज इक्वल टू 1/Q आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं। इसमें 1/Q विच इज इक्वल टू F की वैल्यू कितनी है? 0.05, 1/0.05। उसके बाद माइनस P की वैल्यू कितनी है? 2.5 आ गया। अब इसकी कैलकुलेशन करें। नीचे दो इंसों के बाद है इशारिया, इट्स मीन ऊपर आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 5 माइनस ये क्या आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 25।
तो अब ये कितनी जवाब मिलेगा यहाँ से 20, और यहाँ से कितना जवाब मिलेगा 5 to the 10, 5 5 the 25, तो 20 - 2 डिवाइडेड बाय 5। एनी हाउ यहाँ से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो क्या जवाब आएगा 1/q इज इक्वल टू कितना जवाब आना है 19.6। कितना जवाब आएगा, ये एलसीएम वगैरह निकाल लें तो 19.6 पर मीटर जवाब आएगा। क्यों? क्योंकि क्यू नीचे मौजूद है। अब हमने जस्ट क्यू कैलकुलेट करना है, क्यू को इधर शिफ्ट करें, बाकी इधर आ जाएगा, तो 1/19.6 विच इज इक्वल टू क्यू, तो क्यू का जवाब आएगा 0.05 मीटर। इस क्यू के जवाब को सामने रखते हुए आप क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं? पहले नंबर पे क्यू का जवाब आया पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यू आने की पहचान क्या है कि बनने वाली इमेज रियल है। तो पहले नंबर पे तो इसकी नेचर पता लग गई कि इसकी बनने वाली इमेज क्या है, रियल। अब देखें क्यू भी 0.05 है और एफ भी 0.05 है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कि इमेज कहाँ बन रही है, एफ पर बन रही है। कहाँ बन रही है? एफ पर। चूंकि हमें पता है कि प्रिंसिपल फोकस और अपर्चर का या लेंस का दरमियानी डिस्टेंस स्मॉल एफ यानी प्रिंसिपल फोकस के बराबर है। ये अगर 0.05 उसने कहा इमेज क्यू की वैल्यू भी कितनी है 0.05 है। इसका मतलब यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं इसकी नेचर में कि बनने वाली इमेज कहाँ है, एफ पर। अंडरस्टूड है कि ये न्यूमेरिकल किससे बिलोंग कर रहे हैं, कन्वेक्स से और केस नंबर 1 से। याद है, वेरी स्मॉल इमेज केस नंबर 1, और इसको इस्तेमाल करते हुए हम कहीं इनफिनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ये वो वाला केस है। इसको ऑब्जर्व किया हमने इस तरह से। तो ये हमारी एग्जांपल नंबर 12.5 हो गई। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12.6 देख रहे हैं जी। एग्जाम्पल नंबर 12.6। एग्जाम्पल नंबर 12.6 के अंदर वो दूसरे लेंस से मुतालिक सॉल्व कर रहे हैं, इसके न्यूमेरिकल दे रहे हैं। 12.6 है जी कि अ कनकेव लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। अब लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है कनकेव। अब अंडरस्टूड है कि कनकेव जहाँ गया वहाँ वो हमें ये बताए या ना बताए कि बनने वाले में वर्चुअल इरेक्ट बिहाइंड दे या ना दे। अंडरस्टूड है कि P पॉजिटिव और बाकी सारे पैरामीटर नेगेटिव है। अंडरस्टूड है। कनकेव के बारे बता रहे कि कनकेव लेंस हैज़ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। चूंकि हम पढ़ चुके हैं कि कनकेव है तो उसके साथ F क्या आना चाहिए, नेगेटिव। At what distance should the object from the lens be placed so that it form an image at 10 centimeter from the lens? वो कहना चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को लेंस से कितने फासले पर रखा जाए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल के दें कि उससे बनने वाली जो इमेज हो वो कितने फासले पर हो, 10 सेंटीमीटर पर होनी चाहिए। अब क्या आना चाहिए कनकेव की मुनासबत से, नेगेटिव आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट कहना चाह रहे हैं आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। लेंस की मैग्निफिकेशन भी कैलकुलेट करके दें, ये भी हमने फाइंड आउट करनी। अब कौन सा फार्मूला लगाएं? फार्मूला है जी हमारे पास 1/f विच इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब इसमें p कैलकुलेट करना है, बाकी सारे पैरामीटर इधर शिफ्ट करें। 1/f माइनस 1/q विच इज इक्वल टू 1/p। वैल्यूज पुट करें। 1/f की वैल्यू कितनी है, -15, माइनस q की वैल्यू कितनी है, -10 विच इज इक्वल टू 1/p। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं फर्दर आगे, तो ये हमारे पास है 1/p विच इज इक्वल टू, अब ये कितना आएगा, -1/15 माइनस माइनस प्लस 1/10। तो इनका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो ये 30 एलसीएम आएगा। 30 एलसीएम निकालने के बाद ऊपर माइनस है 15 टू द 30 और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ गया। उसके बाद प्लस 10 3 द 30 और 3 × 1 3 आ जाएगा। तो जवाब क्या आ जाएगा, 1/30, ये आ जाएगा 1/p। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो p का जवाब कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से पता लगा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो बनने वाली इमेज है वो 10 सेंटीमीटर पर बने तो हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए, 30 सेंटीमीटर। अब ज़रा न्यूमेरिकल्स की ब्यूटी चेक करें। क्या है इन न्यूमेरिकल्स की ब्यूटी?
आपको जो डाटा ऑब्जर्व करना है, जो रिजल्ट्स कैलकुलेट करने हैं, ये न्यूमेरिकल आपको बता देगा कि आपने इस जगह पे इमेज हासिल करने के लिए ऑब्जेक्ट को यहाँ रखना है। और यही चीज़ हम किस में यूज़ करते हैं, कैमरे वगैरह के अंदर। हम ये डिसाइड करना चाह रहे होते हैं कि बनने वाला ऑब्जेक्ट फलां जगह पे बने, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें। तो ये न्यूमेरिकल्स की ब्यूटी है कि इससे हम क्या कर रहे हैं, ये पहले ही हम जवाब निकाल के ये डिसाइड कर लेते हैं कि पी को आप ऑब्जेक्ट से लेंस से इतना दूर रख लें तो बनने वाला इमेज फलां जगह पे बनेगा। ये न्यूमेरिकल ही है जो ये डिसाइड कर रहे हैं, वरना रे डायग्राम मेथड के ज़रिए तो हम क्या कर रहे होते, लाइनें लगा रहे होते, पता नहीं वो लाइनें ठीक हैं या नहीं है, तो वो उस तरह के इश्यूज से भी हम बच गए हैं। दूसरे नंबर पर हमने मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करनी। अब हमने ये डिसाइड करना है कि यहाँ मैग्नीफिकेशन का कौन सा फार्मूला आएगा, Q और P वाला आएगा, HI और HO वाला आएगा, ये थीटा I और थीटा O वाला। जो गिवन डाटा अवेलेबल होगा उसके अकॉर्डिंग, गिवन डाटा में Q भी मौजूद है और P भी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो फार्मूला आएगा हम इज इक्वल टू Q अपॉन P। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या कभी आपने सुना है कि फलां बंदा जी नेगेटिव 5 सेंटीमीटर उसकी बुलंदी है, हाइट है? नहीं। क्या आपने कभी ये सुना है कि डिस्टेंस -5 है? डिस्प्लेसमेंट के बारे सुना होगा, डिस्टेंस के बारे नहीं सुना। चूंकि डिस्टेंस को कभी नेगेटिव नहीं लेते, यानी आदमी की जो हाइट है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव होती है। इस वजह से जब भी आप मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करेंगे तो मैग्नीफिकेशन में हमेशा नेगेटिव साइन इग्नोर करके P और Q को क्या लेंगे, पॉजिटिव। हालांकि यहाँ जो इसकी Q की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, -10 है, लेकिन मैग्नीफिकेशन निकालते हुए हमें पता है कि हाइट कभी भी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव। क्योंकि मैग्नीफिकेशन ये डिसाइड करेगी कि बनने वाला इमेज कितना बड़ा है या कितना छोटा है। हम हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मैग्नीफिकेशन के लिए हमेशा आपको क्या करना होगा, इसके लिए हमेशा आपको ये भी पॉजिटिव लेना होगा और ये भी पॉजिटिव लेना होगा। अब Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है 10 और P की वैल्यू 30। यहाँ से जवाब कितना आ गया, 1/3। अगर तो मैग्नीफिकेशन का जवाब आता 3 तो आप क्या कहते हैं कि बनने वाली इमेज ऑब्जेक्ट के मुकाबले में 3 गुना बड़ी है। यहाँ है m = 1/3। अब क्या कहेंगे आप, बनने वाली इमेज ऑब्जेक्ट से 3 गुना छोटी है। तो ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 12.6 भी कंप्लीट होगी। अगर आपको ये दोनों एग्जाम्पल नंबर 12.5 और 12.6 आ जाती हैं, क्लियर हो गई हैं, तो आपको लेंसेज से रिलेटेड हर किस्म का न्यूमेरिकल आ जाएगा। एक ये दो न्यूमेरिकल हैं जिनमें हमने मैग्नीफिकेशन और इन दोनों मैग्नीफिकेशन को Q और P और HI और HO इन दोनों मैग्नीफिकेशन को कंबाइन करके कैलकुलेशन करनी है। एक न्यूमेरिकल या दो हैं इस तरह के, बाकी सारे न्यूमेरिकल इसी पैटर्न पर हैं। और इन न्यूमेरिकल में जो सबसे बड़ा मसला आता है वो कहाँ पर है, साइन कन्वेंशन का। अगर साइन कन्वेंशन आपने सही कर लिए तो आगे सिंपल सी कैलकुलेशन होती है, जवाब निकल आता है। और यही साइन कन्वेंशन ही अगर गलत हो गए पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल इसमें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहम है, इसलिए आपने न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स को अच्छी तरह करने। अब देखें साइड इंफॉर्मेशन में एक आपको कैमरा नज़र आ रहा है, लगा बना हुआ है। ये कौन सा कैमरा है, पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा के बारे में एक साइड इंफॉर्मेशन दी गई है। वो कहते हैं कि पिन होल कैमरा से बनने वाली जो इमेज है ना वो इन्वर्टेड इमेज होती है। ये MCQ याद रखें। पिन होल कैमरा जस्ट एक बॉक्स पर मुश्तमिल होता है। पिन होल कैमरा एक बॉक्स पर मुश्तमिल है जिसके अंदर एक छोटा सा सुराख कर दिया जाता है बस, और उसके अंदर सूरज की किरणें या रोशनी दाखिल होती है। तमाम रेज इसके अंदर लाइट की रेज दाखिल हो रही हैं, और वो लाइट रेज इस तरह से दाखिल होती हैं कि जो नीचे वाली लाइट रेज है ना वो ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली लाइट रे नीचे आ जाती है। यानी अगर ऑब्जेक्ट पहले है यूं तो अब ऑब्जेक्ट कैसे हो जाएगा, उलट हो जाएगा। तो ये MCQ याद रखनी है कि पिन होल कैमरा से बनने वाली इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड, और उसके बाद कैसी होती है, रियल होती है। रियल भी होती है और इन्वर्टेड। और पिन होल कैमरा को सबसे पहले किसने इजाद किया था, कहाँ पर इजाद किया था,
उसको जेल हुई थी और जेल के अंदर सलाखों में बैठा हुआ था और उसके अंदर वहाँ उसकी एक साइड पर वहाँ से ना सूरज एक साइड से आता था, उस साइड से सूरज की किरणें दाखिल होती थी इस सुराख में दाखिल होके। अब जिस जगह पर सूरज की किरणें दाखिल हो रही थी उसकी बैक साइड पर यहाँ बहुत बड़ी एक बिल्डिंग थी, टावर नुमा बिल्डिंग थी, बड़ी एक टावर टाइप मीनार था बड़ा ऐसे। अब उसने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ से सूरज उसमें क्या कहते हैं इसको, जेल के अंदर बैक साइड जो दीवार है वहाँ पर उस टावर को उलट करके दिखा रही है। उसने कहा ये तो एक अजीब सा वो नज़र आ रहा है कि है वहाँ पर टावर सीधा लेकिन यहाँ पर उलट दिखा रहा है। उस पर उसने जेल में बैठ कर ही इसी चीज़ पे रिसर्च की तो पता लगा कि ये एक पिन होल कैमरा है जिससे नीचे वाली रे ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली ये नीचे आ जाती है और ये जो इमेज है ये क्या हो जाती है, इन्वर्टेड और रियल बन जाती है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन करना है तो कर सकते हैं। है कोई सवाल?